हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास फॉर सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो चलिए एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स है, कैसे कैसे हम इसको प्लान करने वाले हैं पढ़ने का। और फिर विल जंप टू द चैप्टर्स। देखिए, ये है आपकी बुक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कभी मुखड़ा भी देख लीजिए, बुक दिखती कैसी है। स्टैंडर्ड 12। ओके, यहाँ पे कुछ NSDL कंपनीज एक्ट वगैरह दिया हुआ है। 11th में बहुत बेसिक लेवल पे था, 12th में थोड़ा एडवांस है। फिर जैसे बीकॉम में आओगे उससे एडवांस मिलेगा, और फिर जब आप आओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट CS एग्जाम्स में, तो फिर एकदम ऑप्टिमम लेवल का CS लेवल में आपको सीखने मिलेगा। ठीक है। कंपनी कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, देखिए सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा। ये क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें दो वर्डिंग्स है, कॉर्पोरेट दूसरा फाइनेंस। तो उसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैपिटल का मतलब पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ दिस कैपिटल, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड कंपेयर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। फिर आपका है कैपिटल रेजिंग। कैपिटल के बारे में पढ़ तो लिया, कैपिटल लेंगे कैसे, बिजनेस में पैसा आएगा कैसे। देन सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, जो सेक्रेटरी हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास के वीडियोस में, क्या नाम था उसका? आत्माराम तुकाराम भिड़े, है ना, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव वाला, वही उसके करस्पॉन्डेंस कैसे होते हैं। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है जनरली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस। सो जो भी हम लोगों का कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन किस तरीके से होने वाला है। अब सेक्रेटरी लेवल पे है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिटनीस बोलते हैं, राइट, मराठी में। तो उनका कम्युनिकेशन क्या ऐसे ही होगा क्या? एकदम स्लैंग लैंग्वेज में नहीं होगा ना। उनका कम्युनिकेशन अलग लेवल का होगा, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्वालिटी लेवल के होंगे। ठीक है। सो सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम, व्हाट इज डिपॉजिटरी, जहाँ पे आपके शेयर्स होल्ड होते हैं, जो भी आप शेयर्स बाय करते हो ना, वो शेयर्स किसके पास में होते हैं? हु इज द कस्टोडियन ऑफ दिस शेयर्स? डिपॉजिटरी। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये कब कब पे होता है? डिविडेंड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। फिर है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स मस्त एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपके लिए। इसमें आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मिलेगी। वैसे मेरे वीडियोस तो अपलोडेड है शेयर मार्केट के रिलेटेड, बेसिक वीडियोस एकदम। BSc NSC के बारे में पढ़ोगे, सेबी क्या होता है मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है। सो टोटल देखो चैप्टर्स वाइज अगर हम जाए तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, देन सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, देन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, इसको स्प्लिट कर दिया है इन्होंने, शेयर्स और डिबेंचर्स को। फिर डिपॉजिट्स, देन करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। करस्पॉन्डेंस जो चैप्टर था अपना, उसके भी दो टाइप्स इन्होंने कर दिए यहाँ पे, कोरस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स। ठीक है। एक है अपने इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। देन डिपॉजिटरी सिस्टम, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, फिर आंसर किया। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसकी, क्या बोलना चाह रहा है। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मनी और मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depends upon efficiency with which it is able to generate and use funds. कितनी बड़ी बात बोली है ना, किसी भी बिजनेस का सक्सेस। अब ये इन्फोसिस का सक्सेस, TCS का सक्सेस, रिलायंस का सक्सेस क्यों है? क्या इन लोगों के पास में लोन नहीं है? देखो इन्फोसिस को छोड़ दो, रिलायंस, TCS और बाकी जितनी भी आप कंपनीज देखोगे, काफी सारा लोन होता है। अदानी के पास में काफी सारा लोन है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल नहीं है ना? क्योंकि पैसा बोरो करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका यूटिलाइजेशन, क्या आप उसका यूज कहाँ पे कर रहे हो और कितना पैसा जनरेट कर रहे हो। 10% पे अगर आप बोरो कर रहे हो और वो बोरो किया हुआ पैसा, उसका रिटर्न बन रहा है आपका सिर्फ 5%, तो आप 5% लॉस में काम कर रहे हो। करेक्ट। 10% का अगर आपने लोन लिया है, सो 15%, 16%, 20% आपको जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके फिर आप बोल पाओगे कि हाँ मैंने जो लोन लिया उसका मैंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी किया है। करेक्ट। सो दिस इज जनरली इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। हेनरी फोर्ड साहब ने क्या बोला यहाँ पे? मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। ठीक है। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। देखो कोई भी बिजनेस हो, वो फाइनेंस के बिना टिक तो नहीं पाएगा, चाहे फिर वो पूरा का पूरा डेब्ट बिजनेस क्यों ना हो, कि सब कुछ खुद का पैसा कुछ है ही नहीं, सब बाहर से लिया हुआ पैसा है, सब लोन लिया हुआ है और उसी से बिजनेस चला रहे हैं। जिसके पास में आइडिया अच्छी है, बिजनेस चल भी रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, लेकिन खुद का पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? बाहर से लोन लेगा। पहले कुछ साल वो लोन पे काम करेगा, लेकिन जब प्रॉफिट जनरेट होंगे तो लोन को रिड्यूस करके खुद का पैसा जो है
अपना कमाया हुआ उसको इन्फ्यूज करेगा बिजनेस में, ताकि प्रपोर्शन हो जाए। पूरा डेब्ट भी अच्छा नहीं है और पूरा इक्विटी भी अच्छा नहीं है। क्यों? अगर आपके बिजनेस में पूरा का पूरा इक्विटी है, डेब्ट कुछ भी नहीं है, सो अब आपको नया पैसा की जरूरत पड़ने वाली है। आपको नए 100 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए। अब कैसे लाओगे पैसा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़। तो क्या करोगे? लोन लोगे, डिवेंचर इशू करोगे आपके बिजनेस कंपनी के, तब क्या हो जाएगा? डेप्ट पोर्शन आ जाएगा। सो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थाली में सिर्फ चपाती चपाती है, भाजी नहीं है, भाजी भाजी है, चपाती नहीं है, तो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। सबका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी जाके फिर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। ओके। और जिसके पास में बहुत कुछ पैसा पड़ा हुआ है, अभी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी काफी पैसा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए लोन की तो कोई जरूरत है नहीं। मीनिंग एंड डेफिनेशन देखो क्या क्या है इसमें। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। कभी भी आप सिर्फ ये नहीं पढ़ोगे कि सिर्फ कैपिटल को एक्वायर करना है या बाहर से कोई पैसा लेके आना है, उसका यूज भी इंपॉर्टेंट है। यूज पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ करने वाले हो पैसे को। पहले उसके ऊपर एनालिसिस करो कि वहां से कितना रिटर्न बनने वाला है। अगर वो सक्सेसफुल आपका प्लान हो सकता है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि पैसा आएगा कहाँ से। हम लोग क्या करते हैं, पैसा आएगा कहाँ से ये सोचते हैं, लेकिन उसका यूज कहाँ होने वाला है ये बिल्कुल नहीं सोचते। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। क्या क्या है इसमें? फाइनेंशियल प्लानिंग हम सब लोग करते हैं, इंडिविजुअल व्यू में, कंपनी थोड़ी हो, अपने खुद की जो सैलरी आ रही है उसका भी मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। कैपिटल मार्केट का स्टडी, वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है। मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। ठीक है। सो शेयर मार्केट को तो हम लोग पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या है उसमें। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, अब ये कैपिटल मार्केट्स में के ही टाइप से है दोनों भी। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इनके बारे में आगे चैप्टर्स में आपको जानकारी दी गई है डिटेल में। तो अभी पढ़ लो कि फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट, ये सारी चीजें आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस का ही पार्ट है। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल, बाहर से लिया हुआ कैपिटल। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। एक्चुअली अगर बोलने जाओ तो यही लोग हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आप लोन लेते हो तो किससे लेते हो? या तो बैंक से लोगे या तो एनबीएफसी से लोगे। करेक्ट। सो वो दो ही पार्टीज है जो आपको लोन देने वाली है अपने बिजनेस में। या तो फिर थर्ड क्या करोगे, आप अपनी शेयर होल्डिंग को बेच दोगे। आपके पास में 100 शेयर है, आपने 50 शेयर मार्केट में बेच दिए और उससे पैसा आया। सो इसका बेनिफिट क्या है? आपको पैसा मिल गया, लेकिन इसका दूसरा लॉस भी क्या है कि आपकी जो होल्डिंग थी वो कम हो गई। अब आपकी जो कंपनी के वोटिंग राइट्स है, कंपनी पे आपकी जो पावर थी 100%, वो हो गई आपकी 50%। ओके। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, they are using right sources of funds that have minimum cost, the firm utilizes raised fund effectively and efficiently, and they are generating maximum returns for its owners। ठीक है। सो क्या है? एडिक्वेट फाइनेंस है कि भाई पैसा है, एडिक्वेट होना चाहिए बिजनेस में पैसा, और राइट सोर्सेज ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इक्विटी है, पूरा का पूरा डेप्ट है। क्यों? मैंने बोला आपको एक आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने मिलेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें मान लो मेरे पास में 40% डेप्ट है, 60% मेरा इक्विटी है। सो अब क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट है इक्विटी की वो 60% है, डेप्ट की कॉस्ट मैंने लोन लिया है 10% पे। सो 10% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 40% ऑफ कैपिटल, तो 4% मेरी कॉस्ट आ गई डेप्ट की। मेरी इक्विटी की कॉस्ट है मान लो 15% मल्टीप्लाई बाय 60, कितना हुआ? 9। सो वो 9 और जो पहले का 4, तो 13% इज माई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। सो मेरे पास में ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अगर मैं जो पैसा बना रहा हूँ उस कैपिटल का यूज करके, वो ज्यादा होना चाहिए देन द कॉस्ट विच आई एम पेइंग फॉर द कैपिटल। ओके। ठीक है। सो देखो, द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो एक बार मैं एनोटेशंस ऑन कर लेता हूं और यहाँ देखिए पढ़िए। द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कौन कौन से डिसीजंस? फाइनेंसिंग डिसीजंस, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पैसा आएगा कहाँ से और पैसा जाएगा कहाँ पे, ये दो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फाइनेंसिंग डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे चैप्टर्स भी है। जब आप सीए करोगे, अगर आपकी सीए करने की इच्छा है आगे जाके, जब सीए करोगे या सीएफए करोगे, तो उसमें इसके ऊपर डिटेल में चैप्टर्स हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में भी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी, जहां आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी दी जाएगी कि ये है आपका फाइनेंसिंग का सोर्स है, आप किससे पैसा लोगे, कितना लोगे और क्यों लोगे, आपको वहां पे जस्टिफाई करना पड़ेगा।
और आपको फिर इन्वेस्टमेंट की आइडियाज दी जाएगी, जहां पे आपको बोला जाएगा ये 3 इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, किस में डालोगे आप पैसा। इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब ये गाड़ी चलाते हैं वो व्हीकल की बात कर रहे हैं क्या हम? नहीं, जिस भी बिजनेस में, जिस भी कॉन्सेप्ट में हम लोग पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग जनरली व्हीकल बोलते हैं। सो उसमें किस में आप पैसा लगाओगे, किस में सबसे ज्यादा फायदा आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, अदर वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन? द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स. The firm has multiple choices of sources of financing. The firm can choose whether it wants to raise equity share capital or debt capital. Firm can even opt for bank loan, public deposit, debentures to raise fund. So bank loan भी है, public deposit भी है, debentures भी है. The finance manager ensures that the firm is well capitalized. इसका मतलब क्या है? That they have right amount of capital and that the firm has a right combination of debt and equity. इसके लिए हम लोग गूगल करेंगे और देखेंगे कि इन्वेस्टोपीडिया क्या बोलता है या कोई और लोगों ने अपने क्या ओपिनियंस दिए इसके ऊपर, डेब्ट और इक्विटी अगर कितना कितना आपके बिजनेस में होना चाहिए ताकि आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बने। ये डिपेंड करता है किस पे? कॉस्ट एंड वेट्स। देखो ये डेब्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है, मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास में वो बॉक्स है, उस बॉक्स में आपको ऐसी चीजें रखनी है जो आपको यूज होगी। अब 2 चीजें आपके पास में जो आपको यूज करना है, सो आप ऐसी उसकी कॉम्बिनेशन बनाओ कि वो ज्यादा वेट हेवी भी ना लगे और आपको वो चीजें यूज करते भी आ जाए, ठीक है। सो फाइनेंसिंग डिसीजन इज द पार्ट विच इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ योर कैपिटल, कि पैसा आएगा कहां से, सबसे पहले ये है फाइनेंसिंग डिसीजंस में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस की सोच कैसे होती है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाले हैं, पैसा आएगा कहाँ से। ये तो पार्ट प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या देखते हैं कि पैसा इन इन सोर्स से आ सकता है, तो वो तो हमारे पास में है, लेकिन पैसा हम लोग लगाने कहाँ वाले हैं, जहां इन्वेस्टमेंट करने वाले, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बोलता है? वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस टू कैपिटल, the finance manager has to take decisions regarding the use of funds in a systematic manner so that it will bring maximum return for its owners. For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use funds in such a way that returns are more than cost of capital. तो cost of capital हम कहाँ पढ़ने वाले? यहाँ पे पढ़ने वाले, फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ने वाले। अगर यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी आ रही है 12%, ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो कैपिटल जो मैंने बिजनेस में एक्वायर किया है, मेरा खुद का पैसा हो जेब का, चाहे मैंने लोन लिया हो, तो उसके ऊपर अगर 12% की कॉस्ट मेरी आ रही है, तो मेरे बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं चाहे बिजनेस करूं, चाहे फिर मैं कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं, चाहे फिर मैं कोई एजेंसी का बिजनेस कर रहा हूं, मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं पावर बैंक्स प्रोड्यूस करने का बिजनेस कर रहा हूं मान लो, तो भी मेरे क्या आना चाहिए, जो रिटर्न मिल रहा है वो 12% के ऊपर आना चाहिए। तो फिर मेरा डिसीजन जो फाइनेंसिंग वाला है वो करेक्ट है। अगर मैं कमा रहा हूं बिजनेस से 10%, 100 करोड़ रुपए, तो कितना कमाया मैंने? 10 करोड़। और 100 करोड़ रुपए में दे कितना रहा हूं? 12%, मतलब 12 करोड़। तो मेरा लॉस कितने का हुआ? 2 करोड़ का। करेक्ट? सो इज इट अ राइट डिसीजन? नहीं, गलत डिसीजन ले लिया हमने। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जहां करने वाले हैं उसमें से हमारा रिटर्न कितना बनने वाला है, अगर वो मुझे मालूम है, उसका मेरे पास में पूरा प्रॉपर प्लानिंग है, तो ही फिर मैं फाइनेंसिंग डिसीजन भी सही तरीके से ले पाऊंगा। आप पढ़ते हो कैसे पढ़ रहे हो कि फाइनेंसिंग डिसीजन हम लोग पहले लेंगे कि पैसा आएगा कहां से। चलो मान लिया मैंने पैसा ले लिया, 10 लाख रुपए मैंने अलग अलग जगह से ले लिए। अब इस 10 लाख रुपए के ऊपर मुझे हर महीने फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपीज कॉस्ट पे करनी है हर महीने। 10 लाख रुपए के ऊपर 8,000 रुपए मुझे हर महीना पे करना है। सो इस 10 लाख रुपए के ऊपर मुझे कम से कम 12,000 रुपए तो कमाना पड़ेगा, तब जाके मैं 8,000 पे करूंगा और बचे हुए 4,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर मैं 8,000 पे कर रहा हूं और 4,000 ही कमा रहा हूं, तो मैं 4,000 लॉस में काम कर रहा हूं। करेक्ट? सो मेरे पास में पहले आइडिया क्या होनी चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाला हूँ, उसका रिटर्न कितना बनने वाला है, उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी अगर होगी, तो फिर फाइनेंसिंग डिसीजन भी मेरा करेक्ट होगा। अदरवाइज मैं अगर फाइनेंस तो ले लूंगा किसी भी बैंक से, और अगर मेरे पास में इन्वेस्टमेंट ठीक से करने का कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओके, सो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, अदर वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकता है बिजनेस में? जो शेयर परचेस कर रहे हैं वो भी इन्वेस्टर्स हैं। शेयर्स में जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, 2 टाइप्स आ गए। फिर लोन देने वाले, आप जिनसे बॉन्ड, आप जिनको बॉन्ड बेच रहे हो, कंपनी के डिबेंचर्स बेच रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं
आपको पैसा दे रहे हैं और आपका बॉन्ड उन्होंने परचेज कर लिया। बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि 10% हर साल का रिटर्न मिलेगा, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो ना हो, क्योंकि जिन्होंने लोन दिया है वो तो पैसा मांगेंगे ना भाई, आपका प्रॉफिट हो या ना हो। तो इस बात से कौन कॉन्सर्न रखते हैं आपका प्रॉफिट हो या ना हो? शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को तभी पैसा मिलेगा जब आपका प्रॉफिट हुआ है, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट ऐसा है क्या बॉन्ड के केस में? ऐसा बॉन्ड के केस में बिल्कुल भी नहीं है। बॉन्ड में तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आपने अगर लोन लिया है तो यू हैव टू पे। ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो, इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज। अमंग ऑल दिस एक्टिविटीज utmost इंपॉर्टेंस इज गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज, क्योंकि फाइनेंस ही बैकबोन है, ब्लड है बिजनेस में। अगर एक दिन के लिए भी बिजनेस के पास में फाइनेंस नहीं है तो बड़ा ऑर्डर वो लोग अपने हाथ से गवा सकते हैं। ठीक है। सो फाइनेंस में भी वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, उसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, हाउ वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड। करंट असेट से माइनस करंट लायबिलिटीज कर दी। बट आपको जो अभी समझना है वो क्या है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में भी और आपके प्रैक्टिकली बिजनेस में भी। ओके। Among all these activities, utmost importance is given to financial activities. The importance of corporate finance may be discussed as follows. Helps in decision making. Most of the important decisions of the business enterprise are determined on the basis of availability of funds. कि कितने funds available है, पैसा कितना available है. It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. बिना फाइनेंस के आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। आपको छोटी मोटी प्लानिंग करनी होगी, यहाँ से अगर आपको पुणे से महाबलेश्वर घूमने भी जाना है तो जेब में कितना पैसा है इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। सो हर डिसीजन आपका किससे लिंक्ड है? पैसे से लिंक है। अगर पैसा बहुत कुछ है आपके बिजनेस में या फिर आपके पास में से सोर्स है जहां से पैसा आ सकता है, देन देर इज नो नीड टू वरी। बट क्या ये इतना आसान है प्रैक्टिकल लाइफ में? क्या सबको पैसा मिल जाता है आसानी से? नहीं मिलता है ना, तभी तो वी हैव टू वरी। Every decision in the business is needed to be taken keeping in the view of its impact on profitability. There may be number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. Business organization can give green signal to the project only when it is financially viable. ठीक है, जो फाइनेंशियली वायबल है तभी हम लोग ग्रीन सिग्नल देंगे। अब क्या ऐसा है क्या कि इन लोगों ने इतना एनालिसिस कर लिया, स्टार्टअप्स वालों ने, नए नए कंपनीज ने, या जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जिनको कम से कम 50 साल हो गया है बिजनेस में, क्या वो कंपनी कभी फेल नहीं हुई? फेल हुई है। क्यों? क्योंकि उनके डिसीजंस फाइनेंशियली वायबल नहीं थे। वहां जो डायरेक्टर लेवल पे बंदा बैठा होगा उसने करेक्ट डिसीजन नहीं लिया, दैट्स वाई बिजनेस होते हैं फेल। तो आप अगर किसी भी बिजनेस का फेल्योर निकालोगे तो उसमें आप देखोगे कि फाइनेंस कहीं ना कहीं लिंक्ड है। फाइनेंस एंड द सेकंड थिंग इज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो अडॉप्ट नहीं करते हैं चीज को, जैसे कोडैक, क्या हुआ था वहां पे, छोटी छोटी अलग अलग फर्म्स को उन्होंने परचेस कर लिया था जो कि फ्रूटफुल नहीं थी। इतने सारे एक्विजिशंस कर लिए थे जो कि आप उतना रिटर्न नहीं दे पा रहे थे, और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी डिजिटल कैमरास को अडॉप्ट भी नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड चली गई। अब कस्टमर ही नहीं रहा तो आप जो प्लांट लगा रहे हो, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो और इतना सब कुछ रिसर्च कर रहे हो, उसका फायदा क्या अगर कस्टमर ही नहीं है तो? करेक्ट। सो कस्टमर इज द किंग। सो जो फाइनली किंग बोलेगा तो किंग के ऑर्डर्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। द कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे बेस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या है इंपॉर्टेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस का? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, देन हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. Business firm can raise funds by issuing shares, debentures, bonds, or even by taking loan from banks. So हम बॉन्ड्स डिबेंचर्स देंगे, किसको देंगे? जनरल पब्लिक को दे रहे हैं हम लोग कि भाई ये मेरा 10,000 का एक बॉन्ड है, 100 बॉन्ड्स ले लो, 10 लाख रुपए मुझे आप दे दो, इस 10 लाख रुपए के ऊपर मैं आपको हर साल 1 लाख रुपए का ब्याज दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा डिबेंचर जो मैंने डायरेक्ट पब्लिक को दिया है। अब हो सकती है मेरे पास में एक 10-10 हजार के 100 अलग अलग लोगों के बॉन्ड परचेस कर लें, या तो मैं जाऊँ बैंक के पास में बोलूँ कि मुझे 10 लाख रुपए का आप लोन दे दो, बैंक बोलेगा मैं आपको 12% पे दूंगी लोन। तो अब मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं बॉन्ड पब्लिक को दूं या तो मैं बैंक से लोन ले लूं। अब पब्लिक को बॉन्ड दूंगा तो 10% पे मिल रहा है, बैंक को बैंक से लोन ले रहा तो 12%, तो 2% मेरा बैंक को ज्यादा खर्चा जा रहा है मेरा। सो यहाँ पे अभी आपका दिमाग बोल रहा होगा कि पब्लिक से आप जो ले सकते हो इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी, इसके भी टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो तो पब्लिक को बॉन्ड दे दो और हो जाए, इतना आसान नहीं है ये। पब्लिक से जब भी पैसा लेना होता है तो योर कंपनी कैन नॉट बी दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी होती है आपकी। करेक्ट। सो हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट।
सो चाहे नया प्रोजेक्ट शुरू करो या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही एनहांस करना है, तो भी आपको क्या लगेगा, पैसा तो लगेगा। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका हेल्प करता है। यहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएफए लेवल के कैंडिडेट्स, तो वो लोग आपको हेल्प करते हैं, जो सीएफएस है, सीएस है, ठीक है। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अभी एप्पल आईफोन्स, क्या होता है, हर आईफोन में कुछ ना कुछ नई खासियत होती है, और फिर क्या होता है, सब लोग उसकी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे फिर वो जूम इन जूम आउट का फर्स्ट फीचर आया हो, या फिर और बहुत सारी चीजें हो जो एप्पल के अंदर है, जो बाकी मोबाइल्स में नहीं है। सो एप्पल इसके लिए क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करके उसको डेवलप कर रहा है। सो हम लोगों को लगता है कि यार 1 लाख का मोबाइल ये लोग दे रहे हैं, लेकिन उस 1 लाख का मोबाइल देने के पीछे जो इन लोगों की 1,000 करोड़ की कॉस्ट है, उस डिजाइन को बनाने की, उस फीचर्स को बनाने की, क्योंकि वो लोग इन्वेंट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट करना तो आसान है, बाकी मोबाइल फोन्स तो क्या करेंगे, इनकी कॉन्सेप्ट को चुरा के कॉपी पेस्ट करके उसमें से कुछ तो जुगाड़ करके बना लेंगे। बट एप्पल वैसा करता है क्या? नहीं, एप्पल की हर कॉन्सेप्ट खुद की अपनी होती है, तभी तो फिर उसकी वैल्यू है ना भाई। करेक्ट। सो हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो एप्पल को अगर कुछ नई रिसर्च करनी है, नया डेवलपमेंट करना है, उसके लिए वो प्लांट लगा रहा है मान लो कैलिफोर्निया में, तो अगर उसको 1,000 करोड़ की जरूरत है, तो क्या वो 1,000 करोड़ अपने बिजनेस से निकाल के दे देगा, या उसके लिए सेपरेटली लोन लेगा, या नए शेयर्स बेचेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो उस रिसर्च डेवलपमेंट के लिए अगर पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. तो रिसर्च क्या ऐसा है कि 1-2 दिन 5 दिन की रिसर्च होती है? नहीं, कंटिन्यूस होती है रिसर्च, 3-3 साल तक भी रिसर्च होती है। तो 3-3 साल का पैसा कॉस्ट कौन बियर करेगा? दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। वहां पे अगर 3 साल का मान लो आपका रिसर्च फेज है, और उसमें 2 साल के बाद में आपने बोल दिया अब मैं पैसा और डाल नहीं सकता, तो जो आपने 2 साल तक पैसा डाला वो भी वेस्ट चला गया। समझ रही है आपको बात? सो रिसर्च एक ऐसी चीज है जहां पे आपको कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मेनी टाइम्स कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू अटैच द कंज्यूमर्स, टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। फॉर दिस कंपनी हैज टू कंडक्ट सर्वे, market analysis, etc., which again requires financial support. Helps in smooth running of business firm. A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever it required, sales promotion of existing product is carried out smoothly, and new products can be launched effectively. So कितनी सारी बातें इन्होंने बोली है। स्मूथ फ्लो, बिजनेस का स्मूथ फ्लो कब होगा? जब एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे मिल रही है। नहीं तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, चले जाएंगे धरने पे, अनशन पे, कि नहीं भाई अभी हम लोग तो काम नहीं करेंगे, हमको तो सैलरी ही मिली नहीं। ये आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिलता है? या तो ये जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे वर्कर्स एसोसिएशन होते हैं, वहां पे आपको देखने मिलेगा, या फिर ये आपको एयरलाइन कंपनीज में देखने मिलेगा, जहाँ पे सैलरीज 2-2 3-3 6-6 महीने से नहीं मिलती है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग छोड़ के फिर दूसरी कंपनी में जाओ, यहाँ पे फिर सब लोग एक साथ ही क्या बोलते हैं उसको, अनशन पे चले जाओ। या बैंक्स में भी होता है, राइट। जब बैंक्स प्राइवेटाइज हो रही थी बीच में, तब काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने क्या किया था, वो लोगों ने 2 दिन 3 दिन बैंक वर्कर्स एसोसिएशन ने बैंक बंद कर दी थी, कि हम लोग काम पे आएंगे ही नहीं अगर आप ऐसा करोगे तो। राइट। सो स्मूथ रीडिंग ऑफ बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? बिजनेस में लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें लैंड, लेबर इज इंपॉर्टेंट। सो एम्प्लॉयज को खुश रखना बहुत जरूरी है। लोन्स आर क्लियर ऑन टाइम। जब आपके लोन्स क्लियर हो रहे हैं टाइम पे, तो भी आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा। अगर लोन्स अटके हुए हैं, बार बार रिकवरी के लिए लोग आ रहे हैं, तो क्या आपका बिजनेस स्मूथली चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आपका बिजनेस अगर प्रोडक्शन का है, सो रॉ मटेरियल लगेगा। सो वो रॉ मटेरियल अगर आपको टाइमली मिल रहा है, तो ही आप नया फिनिश गुड्स बना पा रहे हो, और वो बेच के फिर नया पैसा कमा पा रहे हो। अगर आपका रॉ मटेरियल आपको नहीं मिला, तो बताइए फिर क्या करोगे आप? फिर तो नहीं कर पाओगे। सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो अभी के प्रोडक्ट्स है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है, सो वो कैसे होगी? पैसा देना पड़ेगा। एड्स में काफी पैसा जाता है। एक काम करते हैं, अभी हम लोग है ना, जोमेटो की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं कि यार जोमेटो वाला है ना, कितना पैसा एड पे खर्चा किया है, और वो लॉस में क्यों है। सो चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से भी हम लोग जोमेटो बैलेंस शीट
ये एनुअल रिपोर्ट्स खोलता हूँ मैं 2022 का, और इसमें जाके देखते हैं अभी। ओ ओ ओ, भूख भी लगी है और ऐसे ऐसे आइटम्स दिख रहे हैं भाई यहाँ पे। फिर अभी सीधा आते हैं हम लोग, कहाँ आते हैं। बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इनका इंडेक्स, फूड डिलीवरी और बहुत बहुत सी चीजें दी है इन्होंने। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एडजस्टेड रिवेन्यू, फूड डिलीवरी, फर्नीचर, डाइनिंग आउट एंड अदर्स। ओके ओके। फिर यहाँ पे एक बार हम लोग ना बैलेंस शीट को सर्च ही कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है भाई, लर्निंग वीडियोस एंड ऑल, ओके। कौन है इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? ओके, देखो देखो, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, टोटल है बैलेंस शीट की 97,820 million for non-current and current, and then 1,73,270 million, मतलब 17,327 करोड़ की टोटल असेट्स है इनकी। ओके, और फिर लायबिलिटीज भी है। देन देन इफ यू गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड पी एंड एल में 41,924 मिलियन, मतलब 4,192 की इनकी टोटल रिवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इनका बिजनेस क्या है, ये एग्रीगेटर है। होटल्स को लिस्ट करवाते हैं और जो कस्टमर्स जिनको खाना चाहिए घर पे, उन तक खाना पहुंचाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जोमेटो की है। सो जो वो इनकम कमा रहे, देखो कितनी है। इसमें एक्सपेंसेस में परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, और अदर एक्सपेंसेस 38,000। सो 46,000 मिलियन का इनका रिवेन्यू है, 62,000 मिलियन का एक्सपेंसेस है। सो 15,000 मिलियन, 1,518 करोड़ का लॉस। ठीक है, मोटा मोटी। और जो लॉस फॉर द ईयर आफ्टर, ये इसको एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ दो, अभी ये सीए में ही आपको मालूम पड़ेगा होते क्या है ये। सो देखते हैं एक बार इसका अदर एक्सपेंस का डिटेल क्या क्या है, क्या इन लोगों ने इतना खर्चा किया है भाई। यहाँ पे नोट नंबर 29 अगर है, इस पे अगर आप जाओगे, दैट नोट नंबर 29, सो विल नो कि इन्होंने क्या क्या खर्चा किया है। बहुत सी चीजें मिल सकती है नोट को। काफी नीचे तक भगने आ गए, सर्च करना नहीं पड़ेगा। अदर एक्सपेंस में देखो, पावर, फ्यूल एंड ऑल एवरीथिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन, कितना है, 12,100। सब जो लॉस है वो इसी की वजह से है। ओ, 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 ये है कितना है, 12,168। तो यूट्यूब पे आप जब भी कोई वीडियो शुरू करते हो और जो आती है ना जोमेटो की एड, तो वो कहाँ से आती है, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जोमेटो दे रहा है, तब जाके आपको एड्स दिखती है। ठीक है। सो 12,000 का हम लोगों ने देखा ऊपर, नेट लॉस आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम जो था वो कितना था, 12,000। अगर एड्स होती ही नहीं इसकी, तो वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता। बट क्या बिना एड के बिजनेस चल पाएगा जोमेटो का, नहीं चल पाएगा ना। ओके। फिर डिलीवरी एंड रिलेटेड चार्जेस 18,000 मिलियन। सो दो कंपोनेंट जीरोदा के लिए, सॉरी जोमेटो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कम कैसे करना है, ये इनका टारगेट होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, इनका बिजनेस प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। ओके। सो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ओके। फिर है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। Corporate finance plays a significant role in control and coordination of all activities in the organization. For example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw materials and meeting other day-to-day financial requirements for smooth running of production unit. ठीक है, तो जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको अगर रॉ मटेरियल नहीं मिला तो वो क्या प्रोडक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या सेल्स यूनिट, जिसको जो प्रमोशन पे प्रमोशन किए जा रहा है प्रोडक्ट की, अब लोग प्रोडक्ट को मांग रहे हैं लेकिन इनके पास में प्रोडक्ट ही नहीं है देने के लिए, तो क्या सेल्स विल आल्सो सफर, and consequently the income of concern as well as rate of profit will be affected.
Thus, efficiency of every department depends upon the effective financial management. Okay. Promotes expansion and diversification. Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. अब क्या वो पुराने जमाने की मशीन चलती है क्या? नहीं, अब तो पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. शुगर फैक्ट्रीज में भी काफी सारा चेंज आया है. ऑटोमेटेड शुगर फैक्ट्रीज आपने अगर कभी विजिट की होगी तो देखना वहां पे कैसे पहले जहां पे 500 लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, अब वो रिक्वायरमेंट कम होकर सिर्फ 25-30 लोगों पे आ गई है. इतना ज्यादा ऑटोमेशन हो गया है शुगर फैक्ट्रीज के अंदर. सो ये ऑटोमेशन के लिए क्या लगता है? मशीनरीज लगती है, रिसर्च लगता है. कहाँ से आता है वो? पैसा. पैसा दो और सब कुछ लो. Corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of company. Managing risk. Company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamity, loss due to strikes. Company needs financial aid to manage such risks. ठीक है. तो जो भी रिस्क है, अब बिजनेस कर लिया आपने, अच्छा आपका प्रोडक्शन अच्छा हो गया, सेल्स भी आप प्रमोशन अच्छा कर रहे हो, लेकिन होता क्या है कि आपके फैक्ट्री में आग लग गई तो क्या होगा? स्ट्राइक्स हो गए, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया. अब बताओ, अब जो लॉसेस होगा वो कैसे रिकवर करोगे? सो आपके पास में अगर एडिक्वेट फाइनेंस नहीं है या जो फाइनेंस है उसका प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो क्या ये हो पाएगा? नहीं. सो मैनेजिंग रिस्क इज ऑल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. रिप्लेस ओल्ड असेट्स. Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. They have to be replaced by new assets. Finance is required to purchase new assets. Payment of dividend and interest. Finance is needed to pay dividend to shareholders, interest to creditors and banks. ठीक है. सो देखो डिविडेंड किसको मिलता है? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? अब मेरे पास में है इक्विटी शेयर्स रिलायंस के. रिलायंस ने प्रॉफिट कमाया. प्रॉफिट कमाने के बाद रिलायंस ने सोचा कि अब लोग हम क्या करेंगे, जिन जिन लोगों ने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा. अब प्रॉफिट कमाया है और रिजल्ट अच्छा आया है तो मेरा जो 2500 रुपए का शेयर होगा वो शेयर का भाव भी तो बढ़ेगा. मैंने 2500 में बाय किया था शेयर, वो शेयर हो गया 2650 रुपए. तो 150 रुपए मेरे को हर शेयर के पीछे प्रॉफिट मिल रहा है. करेक्ट. लेकिन रिलायंस ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, अभी 20 रुपए का हर शेयर के पीछे डिविडेंड भी देता हूँ. सो 20 रुपीज का डिविडेंड मान लो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने दिया. मेरे पास में है मान लो 1000 शेयर्स. सो कितना हो जाएगा? मेरे को डिविडेंड कितना मिलेगा? 1000 इंटू 20. सो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग शेयर होल्डर्स को मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड. और जो भी शेयरिंग, प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं, जो भी एक्सपेंस है बिजनेस का, इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है. जैसे मैं अगर बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया हूं तो लोन के ऊपर जो मैं ब्याज चुकाने वाला हूँ वो मेरे लिए खर्चा है. सो जिसको वो मिल रहा है ब्याज उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. सो जो जिन जिन लोगों ने लोन दिया है उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. और जिन जिन लोगों ने कैपिटल दिया है बिजनेस को बाय परचेसिंग शेयर्स ऑफ बिजनेस उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड. सो ये डिफरेंस है डिविडेंड और इंटरेस्ट में. पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स. सबसे पहला इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स ही है. फिर जीएसटी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टू इनकम टैक्स. फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन वेरियस ओकेजन्स. फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस एंड फीस. सो क्या अब इतने ही टैक्सेस होते हैं? इनकम टैक्स एंड जीएसटी. इसके अलावा कोई टैक्सेस ड्यूटीज नहीं होती है? काफी सारी होती है. मैन्युफैक्चरिंग है, एक्साइज है, एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती है. करेक्ट. लेकिन जीएसटी के आने के बाद में कुछ चीजें रिप्लेस हो गई. कस्टम ड्यूटी है. अब क्या कस्टम ड्यूटी रिप्लेस हो गई जीएसटी के आने के बाद? जीएसटी आया तो कस्टम खत्म हो गया? नहीं. कस्टम कब लगता है कस्टम ड्यूटी? आपको जब आप क्या कर रहे हो, गुड्स बाहर के देश से इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो. सो इंपोर्ट कर रहे हो मतलब आपको क्या देना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा. सो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो कम होने वाला है. सो गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोर्ट के ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप क्या चीजें इंपोर्ट कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी में कर सकते हो, और फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो. ये सारी चीजें होती है. सो कस्टम्स तो अभी भी है. एक्साइज ड्यूटी भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी है. जीएसटी आने से पहले सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे थी, लेकिन अब कुछ प्रोडक्ट्स पे है. ठीक है. फिर जीएसटी ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे है. एंड इनकम टैक्स, आप जो इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. सो पेमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए. विदाउट पेमेंट आपका अगर पैसा पे नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को. करेक्ट. सो ये सारे इंपॉर्टेंस है आपके फाइनेंस के. अगर फाइनेंस होगा तो क्या क्या होगा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग. फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे एनालिसिस कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. तो उसमें हम लोगों को फाइनेंस कितना है ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट फीचर ऑप्शन है कि भाई अब मेरे पास में पैसा कितना है तो उसी के हिसाब से मैं अगले इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाऊंगा सारे. ओके. सो फाइनेंशियली वायबल है या नहीं जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा.
सो मेरे पास में फाइनेंस अभी है कितना, मेरे पास में है 100 करोड़ और बातें कर रहा हूँ मैं 1000 करोड़ की, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। सो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फाइनेंस है कितना। देन हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल, बचा हुआ 900 करोड़ कहाँ से लाऊं? 1000 करोड़ का मेरा टोटल प्लानिंग है, 100 करोड़ मेरे पास में है, तो 900 करोड़ कहाँ से लाऊं मैं? सो उसके लिए क्या है, ये फाइनेंस फिर से कहाँ हेल्प करेगा मुझे? हेल्प इन रेजिंग कैपिटल। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई रिसर्च करना है, पैसा लगने वाला है, फाइनेंस हेल्प करेगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, क्योंकि एम्प्लॉय अगर रोएंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे, लोन्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे तो बैंक नहीं रोएगी, सेल्स प्रमोशन अच्छा हो रहा है, तो हर चीज अच्छी अगर हो रही है तो स्मूथली रन होगा बिजनेस। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, रिप्लेसिंग ओल्ड असेट्स, डिविडेंड और इंटरेस्ट, एंड टैक्सेस एंड फीस। ठीक है, सो कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो दो ब्रांचेस है वो क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब हम क्या कर रहे हैं? डिसीजंस मेकिंग कर रहे हैं कि पैसा आएगा कहाँ से और पैसा लगाना कहाँ है। सो ये मेरे को कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, उसके पॉइंटर्स हम लोगों ने नीचे पढ़ लिया है। ठीक है, ओके। फिर है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो क्या बोल रहा है? व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. ठीक है, मतलब अभी क्या, अभी तक हम लोग मजाक कर रहे थे? नहीं, सीरियस स्टेप्स मतलब क्या है? एक्शंस, एक्शंस आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोगों को क्या क्या करना है, लेकिन एक बार प्लानिंग कंप्लीट हो गई, एक बार एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड, जो कंपनी का एंटरप्रेन्योर है, अब कोई बड़ी कंपनी जिसमें मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजमेंट में कंपनी का मालिक भी एक पार्ट होता है, खुद भी वो यहाँ पे डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर रोल होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ। ठीक है, सो उनको लगता है कि नहीं भैया इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे जब हम लोगों को मालूम भी नहीं था कि 3G क्या होता है, 3G क्या होने वाला है, तब जियो ने उसके 5 से 10 साल पहले से 3G के केबल्स डालना शुरू कर दिए थे, उस वक्त जब हम लोगों को मालूम नहीं था। और जब 3G लॉन्च हुआ, 4G लॉन्च हुआ, तब क्या हुआ? जब लोगों को मालूम पड़ना शुरू हुआ, तब इन्होंने 1 साल के लिए 4G फ्री कर दिया, जियो 4G फ्री। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया? सेल्स प्रमोशन भी किया। सो इससे क्या हुआ? दो चीजें सेटिस्फाई हो गई इनकी, एक तो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए सेल्स प्रमोशन हो गया, और जो कैपिटल इन लोगों को जहां लगाना था उसकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी परफेक्टली ले ली इन्होंने। सो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले आदमी बन गए उस वक्त। जियो, सबके पास में ऑलमोस्ट जियो का सिम कार्ड था, करेक्ट। सो इनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थी वो उस वक्त सही थी अंबानी साहब की, कि हमें करना क्या है उनको मालूम था। तब उन लोगों ने जो भी लोन्स लिए होंगे, जो भी कैपिटल लगाया होगा, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। जैसे कोडैक ने अपना डिसीजन ठीक से नहीं लिया तो क्या हुआ? कंपनी बंद हो गई, करेक्ट। Capital requirements. Whenever a business entrepreneur conceives an idea of setting up business enterprise, the commercial viability of that idea is investigated. और फिर उसके बाद में सीरियस स्टेप्स लेना शुरू होते हैं। ठीक है, सो वो जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो कोई 1 2 10 दिन का काम नहीं होता है, 2 2 साल तक होता है इन्वेस्टिगेशन। कि जहां हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में कर रहे हैं, उसमें से उतना रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला है क्या? Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. The first and foremost step is to take decisions on the amount of capital requirement to start and run the business. कि कितना पैसा लगने वाला है. This task has to be performed with utmost care. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirements of the business. कि मुझे आज कितना पैसा लगने वाला है और आगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब मेरा बिजनेस 5 साल का हो जाएगा, तब मुझे और कितना पैसा लगने वाला है। ठीक है, thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirements. Most important. We shall now discuss this in more details. Okay. Okay. Share my screen. Okay. Yes.
Financial plan refers to assessment of financial requirements and arranging source of capital. Fixed capital. Fixed capital is the capital which is used for buying fixed asset which are used for a longer period of time in a business. These assets are not meant for resale. ठीक है. सो शुगर फैक्ट्री में देखो क्या क्या लगने वाला है. एक लगने वाला है प्लांट, शुगर फैक्ट्री का जो बड़ा प्लांट है जहां पे प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है, वो कारखाना. उसके अंदर होंगे छोटे छोटे ऑफिसेस. उसी के नीचे शुगर फैक्ट्री में ही वहीं पे ऑफिसेस भी होते हैं अलग अलग. फिर वहीं पे पीछे होगा स्टोर डिपार्टमेंट. सो ये सब कुछ क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी. सो ये क्या है, फिक्स्ड है ना. इसको थोड़ी बेचना है, शुगर फैक्ट्री खड़ी करके थोड़ी बेचना है. शुगर फैक्ट्री में हम लोगों को शुगर प्रोड्यूस करके उसको बेचना है. ठीक है. सो फिक्स कैपिटल मेरा वो कैपिटल है जो यूज होगा फॉर परचेसिंग द फिक्स्ड असेट, जिसको मैं बेचने वाला नहीं हूं, जिसका मैं यूज करने वाला हूं फॉर प्रोडक्शन. इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स. It stays in the business for long period, almost permanently. Examples of fixed capital are capital used for purchasing land, building, furniture, plant and machinery. Such capital is required usually at a time of establishment of a new company. However, existing companies may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipments. So क्या सिर्फ नई कंपनी जब बनती है तभी इनकी जरूरत पड़ती है क्या फिक्स कैपिटल की? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. जो एग्जिस्टिंग कंपनी जिसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और तो उसके लिए भी फिक्स कैपिटल लगेगा. ठीक है. और फिर है इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर्स. फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स असेट नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दिस असेट्स इज एस्टिमेटेड. ये सब एस्टिमेशन चल रहा है अभी, मोटा मोटी 2-3% का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है. They collect information regarding price of land, cost of construction of building, cost of plant and machinery. The cost of different fixed asset is calculated and resulting figure would be the total fixed capital requirement of a new firm. ठीक है. सो अलग अलग असेट्स की जो कॉस्ट लगने वाली है उस कॉस्ट को एड अप करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको टोटल कितनी कैपिटल को बोरो करना है, कितना कैपिटल हम लोगों को खुद लगा सकते हैं अपने बिजनेस से. ठीक है. या नए शेयर्स को बेच के और कितना पैसा आ सकता है. In recent years, estimating fixed capital requirement has assumed great importance particularly because of modern industrial processes which require increased use of heavy and automated machineries. An entrepreneur obtains funds for the purchase of fixed asset from capital market. Funding can come from issue of shares, debentures, bonds, or obtaining even long-term loans. ठीक है. So capital market, देखो बिजनेस में क्या लगने वाला है, कैपिटल. सो कैपिटल कहां से आ सकता है, शेयर्स बेच के, बॉन्ड्स बेच के, डिबेंचर्स बेच के. बॉन्ड्स डिबेंचर एक ही कॉन्सेप्ट है, आप लोग लोन ले रहे हो उसके बदले चिट्ठी दे रहे हो. चिट्ठी देने वाला कौन है, डिपेंड इस पे डिटरमाइन करता है कि आपको बॉन्ड बोलना है या डिबेंचर. कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर, गवर्नमेंट इशू कर रही है तो हम बोलते हैं बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह. ठीक है. और फिर ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स, आप अगर बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो. ठीक है. सो क्या बॉन्ड्स और डिबेंचर से आप लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते क्या? ऐसा नहीं है, आप ले सकते हो. 3 साल के 5 साल के है तो आपके डिबेंचर्स हो सकता है ना. सो देखो इसको हम लोग कैपिटल मार्केट क्यों बोल रहे हैं. कैपिटल मार्केट इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों के बिजनेस के लिए कैपिटल मिलने वाला है. जो लोग आपके शेयर परचेस करेंगे, आपको पैसा देंगे, वो बन गए कंपनी के को ओनर्स. अगर मेरे पास में 10 शेयर है किसी कंपनी के तो उस पार्ट के लिए मैं उतना को ओनर बन गया कंपनी का, चाहे फिर वो बहुत ही छोटा पार्ट क्यों ना हो, बट स्टिल आई एम द ओनर ऑफ दैट 10 शेयर्स इन द कंपनी. सो मेरे को क्या मिलेगा कंपनी की तरफ से, डिविडेंड. मैंने कंपनी को लोन दिया तो मेरे को मिलेगा इंटरेस्ट. सो क्या हो रहा है, कंपनी को अब इन सब लोगों का एक मार्केट चाहिए. जैसे आपको सब्जी मार्केट है, आपको चाहिए अलग अलग सब्जियां, आपको टोमेटो भी चाहिए, आपको पोटैटो भी चाहिए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सब्जी मार्केट में जाना पड़ेगा. वहां से आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जी मार्केट. लेकिन ऐसा मार्केट जहां से मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने वाली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल मार्केट्स. सो फिर इसमें शेयर मार्केट, मनी मार्केट, सब कुछ आ गया. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस. हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, उस पर डिटरमाइन करता है कि आपका कैपिटल कितना लगने वाला है बिजनेस में. सो नेचर ऑफ बिजनेस, इसको हाईलाइट कर लो एक बार. Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of funds to acquire fixed assets, while trading business may not need huge investment in fixed assets. करेक्ट है. तो जिस चीज को प्रोड्यूस कर, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को प्रोडक्शन करने के लिए, देखो ये मोबाइल अभी दिख रहा है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन करने के लिए सैमसंग कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उसके प्लांट में, वहां पे जो लेबर्स को वो लोग सैलरी दे रहे हैं,
जितनी रिसर्च की टीम है, ये जो मोबाइल के पार्ट्स बन रहे हैं उसको फिर ज्वाइंट किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। लेकिन जो मोबाइल शॉप में मोबाइल बेच रहा है उसको तो बस एक दुकान खोलनी है और मोबाइल्स रखने हैं, करेक्ट। सो वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है गुड्स की, मोबाइल्स की, ठीक। और मोबाइल मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर असेंबल करके अपना धब्बा लगा के उसको बेच रहा है। किसको, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को। ओके। सो नेचर, सैमसंग कंपनी के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगी। बट सैमसंग का जो स्टोर है, जो शॉप है, जिसने लिया हुआ है, उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी एज कंपेयर टू द कंपनी। कंपनी को अगर 1 लाख करोड़ की जरूरत है तो सैमसंग का जो बड़ा स्टोर होगा किसी बड़े सिटी में, तो उसको 1 या 2 करोड़ में भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। Size of business, where a business firm is set up to carry on large scale operations, its fixed capital requirements are likely to be high. It is because most of their production process are based on automatic machines and equipments. ठीक है। So nature of business, size of business. फिर अब देखो, मोबाइल शॉपी है एक आपकी, और आपकी एक है ग्रोसरी, किराना माल की शॉपी। सो मोबाइल शॉपी में मोबाइल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे 35,000 का मोबाइल शॉपकीपर ने परचेस किया, तो आपको क्या लगता है वो मोबाइल के पीछे मार्जिन कितना होता है, आपको मालूम है? 80% केसेस में मोबाइल में मार्जिन कितना मिलता है पीस के पीछे, एक पीस के पीछे? मैक्सिमम 500 to 1,000 रुपीज, ठीक है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग क्या करते हैं, 35,000 का मोबाइल तो 39,000 में किसी को बेचा, किसी को 38 में बेचा, किसी को 36,500 में बेचा, तो किसी को भाव पे भी निकाल दिया, जो आया गया भाव पे, सब रेट पे उनका ट्रेडिंग होता है। बट जनरली 500 से 1500 के बीच में यही मार्जिन होता है एक मोबाइल के पीछे। 40,000 की इन्वेस्टमेंट करो, उसके पीछे 500 या 1,000 रुपए कमाओ, ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप में मार्जिन बहुत नहीं है, लेकिन जो अमाउंट है, जैसे 40,000 का मोबाइल परचेस कर रहे हो तो 40,000 में आपका कितना सारा ग्रोसरी आ जाएगा, करेक्ट। सो उसके पीछे उसकी ओवरऑल अमाउंट जो उसको प्रॉफिट मिलने वाला है वो काफी ज्यादा है। 5% भी कमाता है वो तो 2,000 रुपये उसको मिलेंगे, लेकिन मोबाइल के पीछे 2,000, 40,000 के पीछे मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो द साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस determines fixed capital requirements. Scope of business, there are business firms which are formed to carry on production or distribution on large scale. Such business would require more amount of fixed capital, ठीक है। सो स्कोप ऑफ बिजनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी साइज का ही एक आप ब्रांच समझ लो इसको, लेकिन इसका स्कोप डिटरमाइन करता है। मोबाइल के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है। अब इसके बाद में और स्कोप, जैसे सैमसंग का मोबाइल के साथ में स्मार्ट वॉच भी आने लग गई, सब कंपनीज ने अपनी स्मार्ट वॉच निकालना शुरू कर दिया। सो अब स्मार्ट वॉच के लिए टेक्नोलॉजी अलग लगेगी, उसके साथ ही साथ उसके इक्विपमेंट्स अलग होंगे, उसकी असेंबलिंग का यूनिट अलग होगा। सो स्कोप बढ़ गया बिजनेस में, उसकी वजह से आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। Extent of lease or rent, if entrepreneur decides to acquire assets on lease or on rental basis, less amounts of funds for fixed asset will be needed for the business. देखो यार, मुंबई में अगर मान लो किसी को लोअर परेल के अंदर ऑफिस अपना खुद का खोलना है, उसके पास में दो ऑप्शन है। एक तो ऑफिस बिक रहा है 25 करोड़ में, 25 करोड़ दे और वो ऑफिस खरीद ले। 25 करोड़ कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं मिलेगा वहां पे, एकदम लिमिटेड एरिया का ऑफिस मिलेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। लेकिन आपके पास में ऑप्शन है कि आप क्या करो, 20 लाख रुपए हर महीने का रेंट दो और एक बड़ा आलीशान ऑफिस आप परचेस कर लो। 20 लाख रुपए रेंट दो महीने का, तो हो गया आपका लगभग 2.5 करोड़ रुपए हर साल का रेंट। 10 साल का हो गया आपका 25 करोड़ रेंट। या तो 25 करोड़ में आप छोटा ऑफिस खरीद लो, या तो फिर आप 2.5 करोड़ हर साल का रेंट देके एक बड़ा स्पेशियस खरीद लो। क्या करोगे आप, कौन सा ऑप्शन चुनोगे? देखो बेवकूफ लोग बोलेंगे हम लोग 25 करोड़ में खरीदी कर लेंगे, 10 साल बाद तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हम लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे यहाँ पे डिसीजन होना चाहिए बिजनेस रिलेटेड, कि अगर मेरा 20 लाख रुपए हर महीने जा रहा है, दैट इज मोर फिजेबल, तो मेरा एक वो खर्चा हो जाएगा 20 लाख रुपए हर महीने का। बट अगर 25 करोड़ आज निकाल के बिजनेस से डालना उसके अंदर, सो 25 करोड़ में तो मैं और ज्यादा बिजनेस कर सकता था, उससे ज्यादा रिटर्न कमा सकता था जो मैंने अननेसेसरीली इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रॉपर्टी के अंदर, करेक्ट। सो अगर आपके प्रॉपर्टीज जो भी आपकी असेट्स है वो लीज पे है, रेंट बेसिस पे है, सो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई कम, क्योंकि अब आपको सिर्फ क्या करना है, रेंट देना है। लेकिन वही अगर उसको खरीदी करना है, सो फिर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ओके। अभी यहाँ पे एक सर्च करते हैं हम लोग, क्या सर्च करेंगे,
ऑयल रिग्स, ये देखिए, ये ऑयल रिग्स की जो कॉस्ट है ना वो कितनी होती है देख लेते हैं एक बार। 14 मिलियन डॉलर्स एंड 25 मिलियन टू ओन, 25 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन समझ लेते हैं हम लोग मोटा मोटी। सो 2 करोड़ डॉलर्स, सो कितना हो गया, 150 करोड़, लगभग 150 करोड़ रुपए हम लोगों को आज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके वो मिलेगी। वो भी किस साइज की मिलेगी मालूम नहीं है। देखो, एन ऑफशोर ऑयल रिग कॉस्ट इज मच हाइयर स्टार्टिंग विद 20 मिलियन एंड गोइंग एज हाई एज 1 बिलियन। 1 बिलियन डॉलर, 100 करोड़ डॉलर, मतलब 8,500 करोड़ रुपए, 8,000 से 8,500 करोड़ रुपए। अब बताओ, मैं 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके ऑयल रिग्स को परचेज करूं, या मेरा अगर ये तेल निकालने का बिजनेस है क्रूड ऑयल का, तो मैं क्या करूंगा, इसको रेंट पे लूंगा। 8,000 करोड़ देने से अच्छा है मैं इसको रेंट पे लूँ, और सब लोग यही करते हैं। कौन इसको परचेज करेगा, इवन रिलायंस टेक्स इट ऑन रेंट। तो समझ रहे हो आप डिसीजन मेकिंग कैसे होना चाहिए। ये एकदम हाई लेवल का अपन ने एग्जांपल लिया। छोटे मोटे बिजनेसेस भी अगर आपके हैं तो आपको डिसीजंस लेने चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, या उस प्रॉपर्टी को आपको रेंट पे लेके आपका बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ताकि आपका खर्चा कम हो जाए। ओके, देन है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस टू of productions to others, limited assets are required to carry out the production. It would minimize fixed capital requirements for business. अब जैसे नाइकी है, रिबॉक है, ये लोग क्या करते हैं, क्या ये खुद के प्रोडक्शन हाउसेस में ये सब कुछ बनाते हैं? नहीं, इन्होंने क्या किया है, मटेरियल, इनको जो मटेरियल सप्लाई करने वाला है उसके मटेरियल क्वालिटी चेकिंग करने का एक डिपार्टमेंट है इनका, जो क्वालिटी चेक करता है। फिर वो मटेरियल जाता है किसके पास में, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, जिन लोगों ने खुद का इन्वेस्टमेंट करके कंपनीज खोली है जहां पे शूज मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। सो नाइकी का स्टैंप लग रहा है उसके ऊपर, क्वालिटी भी है, सब सारी चीजें है, 5,000 प्राइस है शूज की, स्टार्टिंग प्राइस मान लो, वही सेम टू सेम फर्स्ट कॉपी वाला आपको 500 में मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल कंपनी का मिलेगा 5,000 में। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है नाइकी की खुद की ब्रांड वैल्यू का और क्वालिटी का, ठीक है। सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं, ब्रांड वैल्यू बनी है क्वालिटी से। सो अब नाइकी ने क्या किया है, दूसरे लोगों को आउटसोर्स कर दिया है कि तुम ही प्रोडक्शन करो, जो क्वालिटी हमने बताई है वो क्वालिटी का माल आना चाहिए, ये डिजाइन हम आपको दे रहे हैं, प्रोडक्शन करके मेरे स्टोर में भेज दो। तो अब नाइकी को खुद का प्रोडक्शन हाउस डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिन जिन लोगों को उन्होंने दे के रखा है वो लोग ही कर रहे हैं। सो जो मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है वो तो नाइकी की बच गई, करेक्ट। सो अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सीखनी चाहिए ये चीज को, कि कैसे आप दूसरों से काम करवा के अपनी खुद की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। ओके, then an acquisition of old assets. If old equipments and plants are available at low prices, then it would reduce the need for investment in fixed asset. ये भी सही है। Acquisition of assets on concessional rate. With a view to foster industrial growth at a regional level, the government may provide land and building materials at concessional rate. Plants and equipments may also be made available on the installment basis. Such facilities will reduce the requirements of fixed assets. Okay. सो क्या हो रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है आपको, क्योंकि आप अगर किसी बैकवर्ड एरियाज में जाके बिजनेस कर रहे हो, मतलब वहां पे कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे हो जिसकी वजह से वहां के लोगों को जॉब मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रही है। सो उसकी वजह से भी आपकी फिक्स्ड असेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। सो ये हम बार बार फिक्स असेट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल का मतलब ही है जो कैपिटल यूज किया गया है फॉर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड असेट। ओके, and international conditions, this factor is a very significant, particularly in large organizations carrying business on international level. For example, companies expecting war may decide to invest large funds to expand fixed asset before there is shortage of materials. Okay, so ऐसा डर है आपको कि यार वार हो सकता है या कोई नेगेटिव न्यूज आ सकती है जहां पे कुछ मटेरियल्स का शॉर्टेज हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, पहले ही उसको स्टोर करके रख रहे हो चीजों को अपने पास में। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको फाइनेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो फिक्स कैपिटल फिर बढ़ गई आपकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। सो देखो, फिक्स असेट के इन्वेस्टमेंट में 8 हमने अभी तक पढ़े, कौन कौन से, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट एंड एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट एंड इंटरनेशनल कंडीशंस। अब है
trend in economy. If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed asset so as to reap the benefits in future. Okay, तो जैसे जियो का हम लोगों ने एग्जांपल लिया, जियो के अंदर इन्होंने जो हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट पहले से 5 साल से इन्होंने करके रखी थी, उसका बेनिफिट इन्हें मिला है, कंपनी तभी तो प्रॉफिट में आई है। सो पहले आपने इन्वेस्टमेंट करते गए, लेकिन उसका फिर बेनिफिट भी आपने तुरंत निकाला, राइट, और अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सो ट्रेंड, इकोनॉमी का ट्रेंड, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि उसी से चलने वाला है सब कुछ। ट्रेंड बनाता कौन है? हु इज द ट्रेंड सेटर? ट्रेंड आता कहाँ से है? जैसे फैब्रिक्स के अंदर तो काफी ट्रेंड्स, रोज के रोज नए ट्रेंड्स आपको देखने मिलेंगे। मोबाइल फोन्स के अंदर ट्रेंड देखने मिलेंगे। इकोनॉमी के अलग अलग इकोनॉमिक ट्रेंड्स का भी एक चैप्टर है, उसके अंदर आप अगर जाके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट आर द ट्रेंड्स। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, काफी सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, population trend. When population is increasing at higher rate, certain manufacturing find this as an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garments, which necessitates huge amount of fixed capital. Okay, so देखो population trend अगर बढ़ रहा है कि भाई इंडिया के populations में मान लो फॉर एग्जाम्पल हर साल 1 करोड़ न्यू बेबीज आर बॉर्न। ठीक है, एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल रेट। population increase in India every year. Mm, 1.41 बिलियन से 1.42 बिलियन हो गया है। ओके, और देन ओके, फिर यहाँ पे 140 करोड़, 139 करोड़ से 140 करोड़ हो गई, 140 करोड़ से 141 करोड़, 71 लाख हो गई, 141 करोड़ से 142 करोड़, 86 लाख हो गई। सो लगभग 1 करोड़ से आपकी क्या हो रही है? अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी नीड्स अलग है। सो कुछ बिजनेसेस सोच सकते हैं कि यार अगर 1 करोड़ न्यू बेबीज आर बॉर्न एवरी ईयर, इसका मतलब उस बिजनेस के अंदर उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। करेक्ट। सो जो भी कंपनी जैसे फर्स्ट क्राई हो गई या फिर जैसे अलग कंपनी जो टॉयज बनाती है बेबीज के लिए, उन लोगों के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो ये पॉपुलेशन ट्रेंड डिटरमाइन करता है। अभी देखो एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हायर रेट, सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। तो उसके अंदर कौन सा आएगा? जो रिलेटेड टू बेबीज है। ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं रिलेटेड टू बेबीज, उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है अगर 1 करोड़ से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, industries providing goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturers as well as mobile network providers. कंज्यूमर प्रेफरेंस करेक्ट है। अब 5G से 6G आएगा तो कौन 5G चलाएगा? नहीं, हमको 6G चाहिए। जितना नया नया टेक्नोलॉजी आता जाएगा और जितना लोगों को कन्वीनियंस मिलता जाएगा, लोग उसके ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, चैट जीपीटी आने से पहले किसी को मालूम था कि चैट जीपीटी ऐसा कोई चीज आ रहा है? नहीं मालूम था। लेकिन चैट जीपीटी जैसे ही आया मार्केट में, क्या हो गया? बवाल मच गया बहुत से लोगों के अंदर कि यार ये तो सब कुछ काम कर ले रहा है, ऐसा कर ले रहा है। फिर चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर आ गया। अब हम लोगों को आगे मालूम नहीं कि होने वाला क्या है। जितना ऑटोमेशन आएगा बिजनेस में, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी, क्योंकि अब इंसानों का जॉब कोई और कर रहा है, मशीन कर रही है। सो क्या ये रिस्क है फॉर इकोनॉमी? ऑब्वियसली इट इज अ रिस्क कि कोई जॉब अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर जो लोग या जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब वो 20 साल 25 साल के होंगे, तब क्या होगा फिर? करेक्ट। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इफ वन ऑफ द competitors shifts to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कंप्यूटर जो कर रहा है करे। कोडक ने वैसा ही किया ना, जो कर रहा है करे, हम तो ऐसे ही चलेंगे। क्या हुआ? कंपनी हो गई शट डाउन। ओके, सो कॉम्पिटिटिव फैक्टर, इसको तो सबसे पहले रखना चाहिए था। कॉम्पिटिटिव फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ओके, सो यहाँ पे आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी,
सबकी सब चीजें ध्यान में होगी ऐसा जरूरी नहीं है, तो क्या करोगे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। सिंपल नेचर का बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कुछ बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला काम कर रहे हो तो ज्यादा हो सकती है। साइज ऑफ बिजनेस, कितने लेवल पे कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका बिजनेस डिजिटल बिजनेस है, फिजिकल है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, अगर आप प्रॉपर्टीज को लीज पे ले रहे हो, लीज और रेंट एक ही चीज है, वर्डिंग्स अलग अलग दी गई है, वो लीज और रेंट के अंदर ऐसा कोई एक्सेस डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, लीज इज इक्वल टू रेंट, ओके। फिर अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, कि आप किसको प्रोडक्शन करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। नाम तो आपका रहेगा लेकिन प्रोडक्शन कोई और करेगा, ओके। सो उसकी वजह से भी आपकी असेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, इंटरनेशनल कंडीशंस है। फिर है ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, पॉपुलेशन ट्रेंड, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटेटिव फैक्टर, कॉम्पिटिटर ने कर दिया कुछ तो ऐसा टेक्नोलॉजी लाके कि अब आप सबको टेक्नोलॉजी को फॉलो करना कंपलसरी हो गया, उसके बिना तो आप नहीं कर पाओगे, बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जबरदस्ती आपको लेनी पड़ेगी वो टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब क्या करोगे, आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। सो बिजनेस एंड बिजनेस डिसीजन मेकर्स आर फॉलोअर्स ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। The second is working capital. The first which we learned is a fixed capital. Fixed capital is required for acquiring fixed asset in a business. अब वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का एक सिंपल सा मतलब समझ लो, जो भी मेरी डे टू डे एक्टिविटीज है, छोटी मोटी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, उसके लिए मुझे कैश चाहिए। अब मान लो मेरे बैंक में 10 लाख रुपए है और मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। अब मुझे यहाँ से जाना है घर, ऑटो वाला बोला पैसा लगेगा 50 रुपए, मैंने बोला मेरे बैंक में तो 10 लाख रुपए है लेकिन मेरे जेब में कुछ नहीं है, तो क्या मुझे छोड़ेगा वो 10 लाख रुपए देख के, नहीं छोड़ेगा ना। 10 लाख क्या 10 लाख करोड़ भी होंगे तो भी नहीं छोड़ेगा, करेक्ट। सो जो मेरी जेब में पैसा है जिसका यूज हो रहा है मेरी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आएगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और जो फिक्स कैपिटल है वो क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो फिक्स्ड असेट्स को एक्वायर करने के लिए आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, आपने 10 साल के बॉन्ड्स बेच दिए, या आपने शेयर्स इशू कर दिए 100 करोड़ के, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या है आपका, जिन जिन लोगों को आपने माल बेचा है उनसे आपको अगले 30 दिन में मान लो पैसा आने वाला है, आपके जेब में जो कैश है, आपके जो बैंक में कैश है, ठीक है। बैंक बैलेंस, करंट अकाउंट जो आपने बैंक में मेंटेन किया, एफडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करंट अकाउंट आपने जो बैंक में मेंटेन किया है, ठीक है। और फिर आपको किन किन लोगों को पैसा देना है, आपको 30 दिन में अगर 10 करोड़ आने वाले हैं तो 30 दिन में आपको सामने वाले को 8 करोड़ देने भी है, तो 10 - 8, 2 करोड़ आपका हुआ वर्किंग कैपिटल, जो क्या है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डे टू डे आप यूज कर पा रहे हो जिस पैसे को, ठीक है। So after estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of business firm. A business firm requires funds to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods also. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. Firm will have to arrange for funds till the amount is collected from the debtors. Who are debtors? जो देने वाले हैं, जो देने वाले हैं वो कौन है, debtors. Cash is also required to pay overheads. What are overheads? Indirect costs. Since uncertainty is always a feature of a business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. Overheads means the indirect cost or expenses required to run a business. Overhead expenses includes accounting fees, advertising, insurance, internet, interest, legal fees, rent, repairs, taxes, telephone bills, travel expenditure, freight, जितने भी आपकी चीजें हैं सबकी सब क्या है, ओवरहेड्स है, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए मुझे, मेरी जो डे टू डे एक्टिविटीज बिजनेस की है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल लगेगा। Thus, business firm will have to arrange for capital for the following: for building up inventories, प्रोडक्शन करना है, इन्वेंट्रीज अभी परचेस करनी है तो पैसा पे करना है, 20% एडवांस कहाँ से लो पैसा, जो कैश है मेरे पास में अवेलेबल उसको यूज करना पड़ेगा। फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल पेएबल्स, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। द कैपिटल इन्वेस्टेड in this asset is referred to as working capital. The concept of working capital is viewed differently by leading authorities. Some authorities considered working capital as equivalent to
एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, जो करंट असेट्स है ज्यादा करंट लायबिलिटीज से, सो मेरा वर्किंग कैपिटल इज पॉजिटिव। मेरी करंट असेट है 10 करोड़ और करंट लायबिलिटी है 15 करोड़, तो 5 करोड़ क्या है, वर्किंग कैपिटल मेरा निगेटिव है इसमें, तो मैं तो पैसा यूज ही नहीं कर पाऊंगा। जो 10 करोड़ आने वाला है वो तो सीधा सा चला जाएगा मेरा, 5 करोड़ मेरे को और कहीं से तो आना पड़ेगा इसके लिए, करेक्ट। सो Justenberg defined it as the excess of current assets or current liabilities. This approach refers to net working capital. Justenberg does not call it as a working capital. He preferred to call it as a circulating capital. Okay. Other authorities viewed working capital equivalent to current assets. कि मेरे पास में करंट असेट्स कितनी है वो मेरा वर्किंग कैपिटल है। ठीक है भाई, कि मेरे पास में इतनी असेट्स है। लायबिलिटीज को देखना भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली आप जब फाइनेंस पढ़ोगे तो वर्किंग कैपिटल का मतलब आप सिर्फ करंट असेट्स को नहीं देखोगे, वहां पे आप लोग करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज भी करोगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेएस मील द सम ऑफ करंट असेट्स इज वर्किंग कैपिटल। दिस अप्रोच हैज अ ब्रॉडर एप्लीकेशन। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट असेट्स ऑफ द कंपनी। इट रेफर्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है। सो ऑल करंट असेट्स, करंट असेट्स, करंट असेट्स, असेट्स मतलब क्या, राइट्स, कंपनी के राइट्स ऑन, वेदर इट इज अ फिजिकल राइट ऑन द असेट और डिजिटल राइट, या जो असेट है मान लो जो सॉफ्टवेयर है कंपनी ने बनाया है तो वो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कंपनी का राइट है। सो जो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, फिर फिक्स असेट आ गई, फिक्स असेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, और जो कंपनी के डेटर्स है जो पैसा देने वाले वो क्या है, कंपनी के करंट असेट्स है। सो असेट साइड में आप कभी भी क्या देखोगे, दो चीजें देखोगे, एक है कि फिक्स्ड और दूसरी है करंट। चलो एक बार जोमेटो की फिर से हम लोग बैलेंस शीट ओपन है तो देख ही लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिखाया है इन लोगों ने बैलेंस शीट में। यहाँ आके हम लोग देख लेते हैं एक बार असेट्स में क्या क्या दिखाया है। करंट असेट्स, ओके, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दिस इज दी वन पेजर बैलेंस शीट। देखिए असेट्स, नॉन करंट असेट्स, फिर आपकी करंट असेट्स। नॉन करंट में आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, राइट ऑफ यूज ऑफ असेट ये है आपकी लीजेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, गुडविल ओहो हो 12,093 मिलियन, फाइनेंशियल असेट्स इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की हुई, अदर फाइनेंशियल असेट्स। देन है करंट असेट में है इन्वेंट्रीज, देखो इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल असेट में देखो इन्वेस्टमेंट, करंट असेट में करंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल जिन जिन लोगों से पैसा आना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 392 करोड़ की कंपनी के पास में कैश है, अदर बैंक बैलेंसेस कंपनी का 1183 करोड़ का 11,832 मिलियन का बैंक बैलेंस है। सो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है कंपनी की करंट असेट्स। करंट असेट्स क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने, बिजनेस का जो 12 महीने का साइकिल होता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, या अगर बिजनेस साइकिल है तो कैश तो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। जिन जिन लोगों से मुझे पैसा आने वाला है वो मैं जितना उनका टाइम पीरियड है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उसमें ले सकता हूँ, तो करंट है। और इन्वेस्टमेंट, मेरी जो इन्वेस्टमेंट की है अगर वो मेरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, अगर मैंने मान लो ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं की जो लॉक इन है 3 साल के लिए, मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट किया हूँ जो कल भी बेच के निकाल सकता हूँ पैसा, सो मेरी करंट असेट्स है। ठीक है। तो टोटल कंपनी की करंट असेट है 75,450 मिलियन, 7545 करोड़। और कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज है, टोटल करंट लायबिलिटीज है वो है 7115 मिलियन, टोटल करंट लायबिलिटीज। और यहाँ पे हम लोगों ने कितनी देखी, 75,450 टोटल करंट असेट्स। सो समझ रहा है आपको करंट असेट्स कितनी ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कितनी कम, तो कंपनी के पास में वर्किंग कैपिटल है। ओके। फिर सेकंड थिंग यहाँ पे हम लोगों को समझना है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये एक इन लोगों ने सर्कल बनाया है, प्रोडक्शन, सेल्स, कलेक्शन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशंस, ओके, इन्वेंट्रीज, फिर रिसीवेबल्स, फिर कैश, फिर ऑपरेशंस। इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि ये साइकिल चलता कैसा है, साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ बिजनेस फर्म नीड्स फंड टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। prominent share of prominent share of this fund is used to buy raw materials and remaining part is kept available to pay wages expenditures. Thus the working capital which was in the form of cash is converted into inventories. Okay, is converted into inventories. ठीक है। raw materials are converted into work in process and then to finished goods. So raw material है मेरे पास में, उसका वर्क इन प्रोसेस मतलब क्या, अभी तक पूरा फिनिश गुड्स प्रिपेयर नहीं हुआ है,
ठीक है। तो स्टील का कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है फाइनल, ठीक है, जो टायर के, जो आपका गाड़ी का टायर होता है उसके अंदर अगर कोई चीज है स्टील की, वो कहीं से तो बन के आ रही है। सो स्टील परचेस करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, और फिर वो चीज को बनाना पड़ेगा। ओके, या बोनेट बना रहे हो या कुछ भी चीज को बना रहे हो आप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा। सो ये साइकिल बता रहा है, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू WIP एंड देन टू फिनिश गुड्स FG। विद द सेल ऑफ फिनिश गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल। बेच दिया मैंने, कैश में नहीं बेचा, क्रेडिट पे बेचा। सो क्या हुआ, पैसा मिलने वाला है मुझे थोड़े दिन के बाद, सो मेरे को बन गए ट्रेड रिसीवेबल्स। नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल्स हैव मैच्योरिटीज ऑफ स्पेसिफिक डेज आफ्टर बिलिंग डेट। कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल ब्रिंग्स बैक टू द साइकिल टू कैश। सो पहले मैंने कैश को कन्वर्ट किया इन्वेंट्रीज में, ठीक है, फिर उसको बेचा, बेचने के बाद फिर क्या हुआ, मेरे को फिर से रिसीवेबल्स क्रिएट हुए मेरे, और फिर वहां से मुझे कैश आई। सो लूप कैसे बन रहा है, कैश, इन्वेंट्रीज ली, रॉ मटेरियल लिया, उसको कन्वर्ट किया, वर्क इन प्रोसेस, फिर फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स बना के बेचा, कस्टमर्स को बेचने के बाद में उनका अकाउंट क्रिएट किया रिसीवेबल, क्योंकि मान लिया मैंने कि इन्होंने मेरे को कैश अभी तक दी नहीं है, सारा का सारा क्रेडिट सेल है, और फिर उन्होंने मुझे 30 दिन 60 दिन बाद कैश दे दी, तो फिर से कैश मैंने लगाई, तो ये साइकिल चलते जा रहा है। ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। इसका भी हम लोग रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और फिर पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद में आता है कंपोनेंट्स आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के, कुछ फिर एग्जांपल्स है, डिस्टिंक्शन, एंड देन फिर दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है, ओके। अगर कोई डाउट्स है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो को फिर से देखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।